जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं आपका फिर से ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने इसी ज्ञान के क्रम को आगे बढ़ाता हुआ आज बात करते हैं मिथुन लगन की। जैसे मैंने पहले भी कहा, मिथुन लगन वाले बुध उनका स्वामी होता है। मिथुन लगन वाले सारे जो जितने भी ज्योतिर्विद हैं ये सारे बोल देते हैं कि इनके में बुध के कैरेक्टर हैं, ये सूझवान है, ये ज्ञानवान है, ये ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है। लेकिन बात वहीं आती है कि उसके लगन में कौन सा ऐसा ग्रह पड़ा है जो उसे अच्छा या बुरा रिजल्ट दे सकता है। मान लीजिए मिथुन लगन में ही शुक्र पड़ा हो, बुद्धि का मालिक होकर के शुक्र देवता खर्च का मालिक होकर के लगन में आ गए। बंदा जितना सूझवान होगा उतना शौकीन भी होगा, रोमांटिक नेचर का होगा। वो सूझवान तो होगा लेकिन उसका जो दिमाग होगा वो ज़्यादा म्यूज़िक में, उसमें ग्लैमर वर्ल्ड में, पिक्चर्स में, म्यूज़िक में, इन चीज़ों में, कॉस्मेटिक्स में, डिज़ाइनिंग में, परफ्यूम्स में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा चलेगा। उसके बॉडी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स शुक्र वाले डेवलप हो जाएंगे। मान लीजिए मिथुन लगन की कुंडली में लगन में चंद्रमा पड़ा हो, वो जितनी परिवार की केयर करता होगा उतना ही वो इमोशनली थोड़ा फूल भी होगा। उसको कोई भी बंदा आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है क्योंकि चंद्रमा उसके सर पर बैठ गया है और बुध के घर में बैठा है। चंद्रमा इस लगन कुंडली में मारक है क्योंकि वो लग्नेश बुध का अति शत्रु है। आगे हमने आने वाली इस एपिसोड्स में मैं आपको मित्रता और शत्रुता के बारे में एक चार्ट बना के बताऊंगा, क्योंकि आम किसी भी विद्वान से पूछोगे कौन किस ग्रह का मित्र है, कौन किसका शत्रु है, उसे समझ में ही नहीं आता। सारी जिंदगी ताउम्र वो लगा रहता है। तो आपको आने वाले एपिसोड्स में मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी दूंगा। अभी मैं जानकारी दे रहा हूँ लगनों के बारे में। तो मिथुन लगन में अगर चंद्रमा लगन में पड़ा होगा तो वो कभी भी पूर्णतः अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। वो हमेशा बंदे को डबल माइंडेडनेस और डिसीजन मेकिंग में कमी लाना, कॉन्फिडेंस में कमी लाना, वो इन सारी चीज़ों को रखेगा। क्यों? क्योंकि वो इस लगन कुंडली का कारक ग्रह नहीं है, मारक ग्रह बनता है। इसी को कंपैरेटिवली अगर सूर्य तीसरे घर का मालिक लगन में आ जाए, वो बंदा हमेशा अग्रेसिव जरूर होगा, हार्डवर्क वो नॉर्मल से ज़्यादा करेगा। सातवीं दृष्टि दाम्पत्य सुख पे पड़ेगी, उसमें भी वो दिक्कत परेशानियां जरूर झेलेगा क्योंकि सूर्य भी इस लगन कुंडली में कारक ग्रह नहीं है, वो तीसरे घर का मालिक है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो मिथुन लगन ही है जो प्लेनेट के पोजीशन के बदलने से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज लाता जाता है। बृहस्पति अगर लगन में होगा तो ज्ञानवान माना जाएगा, सूझवान और ज्ञानवान, अच्छे कर्म करने वाला बंदा। यहां वो केंद्राधिपति दोष से दूषित नहीं होगा। बृहस्पति केंद्राधिपति दोष से दूषित सिर्फ तीसरे, छठे, आठवें और 12वें घर में होता है। बाकी हर जगह बृहस्पति अच्छे फल देता है। क्योंकि अक्सर पोंगे पंडित जिनको हम बोलते हैं वो बोल देते हैं जी बृहस्पति को तो केंद्राधिपति दोष लग गया। मेरे भाई, अगर वो 7वें या 10वें घर में आ जाए तो वो राजयोग दे देता है। एक हंस नाम का पंचमहापुरुषी राजयोग देता है। वो बृहस्पति की दशा चले, बृहस्पति के कारण बंदा सूझवान बनता है। लगन में ही बृहस्पति बैठा हो, पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है, अनसर्टेन गेन का योग बनाता है, लव अफेयर का योग, लव मैरिज का योग बनाता है। इससे सातवीं दृष्टि जब 7वें घर पे पड़ती है बृहस्पति की तो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा करता है, पार्टनरशिप के लिए फायदेमंद हो गया, डेली वेजेस के लिए फायदेमंद हो गया। अगर 9वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो वो धर्म को मानने वाला हो जाता है। तो यहां बुध के जो मिथुन लगन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बदल गए। शनिदेव अगर लगन में बैठे हों, बंदा भाग्यवान होता है, लेकिन भाग्यवान होने के साथ साथ उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है क्योंकि कर्म पे जब शनि की दृष्टि पड़ी है तो पंजाबी में हम बोलते हैं बंदे नू रगड़े लवाने वाला है शनिदेव, तो वो रगड़े लगवाते हैं बंदे को। अगर मंगल देवता लगन में बैठ जाए तो बुरा होता है। क्यों? क्योंकि मंगल इस कुंडली में 11वें और छठे घर का मालिक है। मंगल उसकी पर्सनैलिटी का बंटाधार कर देता है। अग्रेसिव पर्सनैलिटी, बात किसी की माननी नहीं, किसी की सुननी नहीं, जिद्दी पर्सन, जहां अड़ गया घोड़े की तरह वहां से हिलना नहीं, बोलबानी पर अपना काबू नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मंगल की एग्रेसिवनेस उसमें क्रिएट हो जाती है। अगर सबॉर्डिनेशन से भी वो बात करेगा, अपने सबॉर्डिनेट से कोई बात कर रहा होगा तो सबॉर्डिनेशन वो डिक्रीजिंग वे में लेके जाएगा, मतलब उसको एक तुच्छ प्राणी समझ के बात करेगा।
जैसे पंजाबी ओए कम नहीं करता, तो जियो टोन बदल जाएगी, क्योंकि मंगल ने अग्रेसिवनेस लाके उसके सर के ऊपर रख दी। हेल्थ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स का डिपार्टमेंट है उसके बाद। कंपटीशन में लड़ लेगा लेकिन जीतेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में रगड़े लगवाने, उसने हार्ड वर्क करवाना है। 11वें घर का मालिक मंगल बनता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का। वो भी अगर सर पे बैठा होगा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर करेगा, लेकिन अपने अति शत्रु के घर में बैठे होने की वजह से लेट काम करवाएगा। चौथी दृष्टि माता के घर पे पड़ेगी। माता से सदैव मनमुटाव रहने वाला है। माता ने सब कुछ सर्वस्व जिंदगी में उसको दे दिया, लेकिन फिर भी वो यही बोलता रहेगा, मेरी माँ ने तो जी कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। पत्नी से कभी नहीं बनने वाली, क्योंकि मंगल उस पर पाप प्रभाव डाल के बैठा है। 8वें घर में दृष्टि डाली, ऑब्स्टेकल्स उसने क्रिएट कर दी। तो मिथुन लगन में ही प्लेनेट की पोजीशन सर पे आने की वजह से सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गए। ज्योतिष विद्वान मिथुन लगन की कुंडली को डिफाइन कर देते हैं, और खुद को उनको पता नहीं होता कि भाई ये प्लेनेट के बदलाव आने से इनमें कितने बदलाव आएंगे। जितनी मिथुन लगन की कुंडलियां उठाओगे सारी की सारी आपको अलग मिलेंगी। एक मिथुन लगन की कुंडली 2 डिग्री की है, दूसरी 12 डिग्री की है, तीसरी 28 डिग्री की है। हर एक के प्लैनेट्स में फर्क है, हर एक के षडबल में फर्क है, हर एक की नमाश की पोजीशन में फर्क है। उसके बाद ही इन सारी चीजों को देखने के उपरांत ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्लैनेट कितना अच्छा बना या कितना बुरा बना, और वो कितने अच्छे रिजल्ट देगा या कितने बुरे रिजल्ट देगा। कई लोग ऐसे आते हैं, सर हमारा घर कब बनेगा, सर इसे नौकरी कब मिलेगी, इसे सेटल कैसे करें, किस जगह पे इसे सेटल करें। तो मेरे भाई उससे पहले उसकी दशा जरूर देख लो। मान लीजिए बृहस्पति 10वें घर में उन साइन का पड़ा हो, तो ये जरूरी नहीं है कि बंदा सदैव प्रोफेशनली अच्छी ग्रोथ में ही रहेगा। अगर उसकी दशा कहीं चंद्रमा की, मंगल की या राहु केतु की या बुरे प्रभाव की दशा चल रही होगी, वो इंसान को कभी सेटल नहीं होने देगी। हमारी कुंडलियों में दशाओं के महत्व बहुत ज्यादा है। कुंडली में जितने मर्जी बड़े राजयोग हों, लेकिन हमें फल उस ग्रह ने देना है जिसकी महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो। कुंडली को पूर्णतः कैलकुलेट करने के लिए 50% जो रिजल्ट है वो दशा अंतरदशा देती है, 50% गोचर रिजल्ट देता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें संपूर्ण कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। यह संपूर्ण कैलकुलेशन तभी हो सकती है जब गोचर आपके टिप्स पे हो और आपको दशा अंतरा पता हो और उसका सही बल पता हो। आप कोई भी टीवी चैनल ट्यून कीजिए, वो गोचर के नाम से इतना डरा रहे होते हैं, ये गोचर विस्फोटक होने वाला है, ये गोचर ऐसा होने वाला है। मैं कल किसी ज्योतिष विद्वान की कुंडली देख रहा था, कुंडली में टेलीकास्ट प्रोग्राम हो रहा था, उसने सूर्य को 3रे घर में लिखा हुआ था, बुध को 9वें घर में लिखा हुआ था। मैं हैरान हो गया उसको देख करके कि सूर्य और बुध आमने सामने जिंदगी में ना कभी हुए हैं ना हो सकते हैं। वो क्या दूसरों की कुंडली देखते होंगे जिनको खुद को पता नहीं कि उनके ग्रहों की प्लेसमेंट कहां है। आपको डिसाइड करना है, ये आप लेमैन हो, आपको इस फील्ड में पता नहीं है कुछ भी। लेकिन सूर्य और बुध कभी आमने सामने नहीं होते, दोनों का रोटेशन पीरियड इक्वल है। सूर्य देवता 30 डिग्री में 30 डिग्री पूरे 1 महीने में बदलते हैं, मतलब 1 डिग्री रोज चलते हैं। बुध देवता 28 दिन रोज चलते हैं। इनका ज्यादा से ज्यादा गैप 45 डिग्रीज हो सकता है। बुध देवता सूरज से 1 राशि पहले 1 राशि बाद में या सूर्य के साथ हो सकते हैं, सूरज से 7वें नहीं हो सकते। बुध देवता कभी भी कुंडली निकाल के ध्यान से उसको देखिए, बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं। मंगलिक दोष, मेरे भाई हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा, इस विद्या का मजाक मत उड़ाओ। मंगलिक दोष नहीं होता, मंगलिक योग होता है। काल सर्प दोष, काल सर्प दोष नहीं होता, काल सर्प योग होता है। मंगलिक दोष की शांति करवाएं, मंगलिक दोष की शांति। मंगलिक दोष की शांति कभी नहीं हो सकती। क्या आप पाठ पूजन कर दोगे उसके बाद मंगल भाग जाएगा क्या कुंडली से? नहीं भागने वाला। बात समझने की है। दोष नहीं होते, योग होते हैं। और वो योग आपकी कुंडली में कितने एक्टिवेट हुए हैं, कितने बल लेके बैठे हैं, उसके मुताबिक वो रिजल्ट देते हैं। आपका सारा गोचर आपकी नेटल चार्ट के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देता है। अगर ग्रह नेटल चार्ट में फेवरेबल है, चाहे वो राहु केतु शनि ही क्यों ना हो, वो गोचर में कभी बुरा नहीं कर सकते। वो सारी जिंदगी आजीवन बाध्य हो गए आपके लिए, चाहे वो नीच के ही क्यों ना चल रहे हैं। बात समझने की। अगर
प्लेनेट उच्च का हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जब नीच का जाएगा हमें बुरा रिजल्ट देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो बाध्य है जन्म कुंडली में। इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, डिटेल में समझ लीजिएगा। हम जिस माता पिता की संतान हैं, हम सदैव उसकी संतान रहने वाले हैं, चाहे हम खुद वृद्ध क्यों ना हो जाएं, चाहे हमारे आगे पोते पड़पोते क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारे माता पिता सदैव वही रहने वाले हैं हमारे लिए। उसी तरह नेटल चार्ट में, कुंडली में जितना डिग्री का योग बना होता है वो आजीवन वैसा ही रहने वाला होता है। गोचर के अकॉर्डिंगली वो बदलने वाला नहीं होता। गोचर के अकॉर्डिंगली अगर गोचर में डिग्री बदल रही है तो ये मतलब नहीं कि नेटल में डिग्री के रिजल्ट बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। गोचर में मान लीजिए प्लैनेट सदैव बदलता रहता है। अगर नेटल चार्ट में 15 डिग्री का पड़ा है तो गोचर में सदैव 15 डिग्री का ही रिजल्ट देगा, ये नियम है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि गोचर के मामले में ऐसे डराया जाता है इंसान को, जैसे लोग इंश्योरेंस वाले आके डराते हैं, उसी तरह से डराया जाता है। ये हवा नहीं है। गोचर आज बुरा है तो कल अच्छा भी जरूर हो जाएगा। आप अपना पाठ पूजन कीजिए, अपने त्रिकोण को मजबूत कीजिए। ये बहुत अक्सर कह देते हैं त्रिकोण नहीं भाई, पहले त्रिकोण की प्लेसमेंट देखो कि त्रिकोण पड़ा कहाँ है, त्रिकोण के स्वामी हैं कहाँ, क्या वो अच्छे रिजल्ट देंगे बुरे देंगे, उसके बाद डिसाइड करो। उसके बाद आप खुद निर्णय करो कि वो ग्रह शांत करना चाहिए, वो ग्रह इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, पाठ पूजन करना चाहिए, नमन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड करोगे। पाठ पूजन करना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। खाना हमारे शरीर की खुराक है, उसी तरह पाठ पूजन जो है वो हमारी आत्मा की खुराक है। आप एक पाठ का नियम बना लीजिए, सदैव आपकी रक्षा करने वाला है। वो सदैव आपके लिए रक्षा कवच बन के हर मुसीबत में सामने खड़ा होगा। मैं एक और मिसाल देना चाहूंगा, बात डिस्कशन की करें तो एक अक्सर मैं स्टोन्स देखता हूं, बुद्ध के पन्ने को बोल दिया जाता है सोने में पहन लो। जब इसकी बारी आएगी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बुद्ध का पन्ना कभी सोने में नहीं पहना जाता, ये चांदी में पहना जाता है। दोनों की तासीर ठंडी है, ये ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन पोंगा पंडित इसको गोल्ड में ही पहनाएंगे। ये माता है, कहते जी अति शत्रु है भाई मेरे, ये माता है, वो पुत्र है और माता के गर्भ में वो रहने वाला है। ये दिशा, ये ध्यान, ये ज्ञान हमें देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है और सही शास्त्र कुछ और कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले किसी सही विद्वान से मिल जरूर लें। सिंपल एक ही फॉर्मूले पे मत चलें, त्रिकोण धारण करो बढ़िया हो जाएगा, नहीं, ध्यान से उसको समझो कि त्रिकोण की वैल्यू क्या है, कैसे रिजल्ट देने वाला है। लास्ट में जाते जाते आपको एक टिप दूंगा। अक्सर हमें ये प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग आके घर में कहते हैं कि जी हमारे घर में कमाते तो बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं है। हम इस चीज़ को लेके चलते हैं कि कमाना, कमाई आना वो चीज़ अच्छी है, लेकिन बचता कुछ नहीं। कहीं बीमारी में निकल गया, कहीं किसी को देने में निकल गया, कहीं शगुन में निकल गया, कहीं टुटपाज हो गई किसी चीज़ की, वो वहाँ निकल गया। तो ये बात समझने की है, जितना भी फाइनेंस और पैसा आप रखना चाहते हो, जब भी उसको अलमारी में रखो, घर की उस अलमारी में रखो, जब आप खड़े हों उस अलमारी में तो आपकी दिशा नॉर्थ की तरफ चाहिए, आपका मुंह जो है वो नॉर्थ की तरफ चाहिए। वहाँ आप कैश रखो, वहाँ ज्वेलरी रखो, वहाँ प्रॉपर्टी एफडी के कागज़ रखो और उसी दिशा से उठाओ। आपका मुंह नॉर्थ की तरफ होना चाहिए जब भी आप कागज़ पत्तर या पैसा उठाएं। घर में बीमारी न जाती हो, ईशान कोण में एक कांच की कटोरी लेकर के उसमें नमक भर के रख दीजिएगा। नमक भर के रखने से वो जितनी नेगेटिव ऊर्जा है सारी अपने अंदर सोख लेगा। बस ये ध्यान रखिए कि 15 दिन में, हर 15 दिन में वो नमक अपने वॉशरूम में गिरा करके नया भर लीजिएगा। ये चीज़ आपको बीमारी में निकलने से, बहुत कुछ बचाव करने से, बहुत कुछ अच्छा करने में बाध्य हो जाएगी और हेल्प करेगी। इसी के साथ मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हुआ, आपके लिए शनिदेव से शुभकामनाएं मांगता हुआ, प्रार्थना करता हुआ ये मंगल कामना करता हूं कि शनिदेव सदैव आप पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूं, इजाजत दीजिए। जय शनि।